So today we are going to discuss Hess law and it is very important. चाहे computational point of view से देखो, चाहे आप board point of view से देखो, चाहे आप अपने school point of view से देखो, this is very important topic. Hess law of constant heat summation. The total amount of heat absorbed or evolved in reaction is some is the same whether the reaction takes place in one step or in a number of steps. जैसे मान लो आपके पास रिएक्शन है ए टू सी कन्वर्ट करना, कि आप ए को सी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. इसके लिए हीट जो चेंज आ रहा है दैट इज डेल्टा H3. ओके, बट आपने क्या किया, ए से सी को डायरेक्ट बनाने की बजाय पहले ए से बी बनाया, उसके लिए जो हीट चेंज आया दैट इज डेल्टा H1. देन बी से जो सी बनाया उसके लिए जो हीट चेंज आया दैट इज डेल्टा H2. ओके, तो इसका कहने का मतलब क्या है, ए टू सी बनाने में जितनी हीट लगती है डेल्टा H3 और ए से बी और बी से सी जाने में जो हीट लगती है अल्टीमेटली ए से पहुंचा तो सी पे ही है ना, ऐसे भी. तो इसमें टोटल एनर्जी का जो सम आएगा दैट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन. इट मींस डेल्टा H3 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2. ओके, दिस इज द मेन आइडिया विच इज गिवन हियर. ओके, फिर इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं, थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा. एग्जांपल, व्हेन carbon burns to form carbon dioxide directly in one step, 393.5 kilojoule per mole of heat is produced. इस रिएक्शन में जब 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न किया जाता है, देन एट दैट टाइम with the excess amount of oxygen and there is production of carbon dioxide, then the heat changes is this. Okay, बट इस रिएक्शन को ऐसे एक स्टेप में ना करवा के दो स्टेप में भी करवाया जा सकता है. कैसे, पहले आप कार्बन को पार्शली बर्न करवा के उसको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओ. इस रिएक्शन के लिए जो हीट चेंज आता है दैट इज दिस -110.5 किलोजूल पर मोल. उसके बाद उस कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर बर्न करवाओ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, देन दैट गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड और इसके लिए हीट चेंज आया डेल्टा H2. अल्टीमेटली आप कार्बन से पहुंचे तो कार्बन डाइऑक्साइड पे ना, तो इन दोनों का अगर सम देखें वो यही रिएक्शन है. तो इट मींस इन दोनों के लिए जो एंथैल्पीज का सम होगा दैट विल बी आल्सो इक्वल टू दिस रिएक्शन. ओके, तो इट मींस आप कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का जो प्रोसेस है उसको चाहे एक स्टेप में करो चाहे नंबर ऑफ स्टेप्स में करो, नंबर ऑफ स्टेप्स में जितनी हीट निकलेगी उसका सम करोगे और एक स्टेप में जितनी हीट निकलती है वो दोनों इक्वल ही होंगे. ये समझाया गया है कि आपने डायरेक्ट कन्वर्जन कर दी, उस टाइम इतनी हीट इवॉल्व हुई है. और अगर आपने स्टेप बाय स्टेप करवाई होती कि पहले स्टेप 1 करवाना उसके बाद स्टेप 2 करवाना, तो इन दो स्टेप्स के लिए जो हीट ऑफ कन्वर्जन है उन दोनों का सम देखो, दिस सम विल बी इक्वल टू दिस. ओके, बस ये है आपके पास हेस लॉ. जैसे अलजेब्रिक नहीं होता, अलजेब्रा में जैसे 5 को कैसे बना सकते हो, 1 + 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 5. मतलब अलजेब्रिक सम का फॉर्मूला लग जाता है रिएक्शंस के केस में भी. अगर आपके पास कोई ऐसी सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है, सेम मतलब सब कुछ हो सकता है जैसे अलजेब्रा में कर देते हैं हम, कि एक रिएक्शन को अगर आपने नंबर ऑफ स्टेप्स में तोड़ दिया तो ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स की हीट है उनका सम विल बी इक्वल टू दी ये जो ओवरऑल रिएक्शन है उसकी हीट. ओके, इसके कुछ एक एग्जांपल करते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लैरिफाई होगा. वैसे ये वाला एग्जांपल आई होप आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल क्या, सीधा हेस लॉ पे चलते हैं. ओके, एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ. The thermochemical equations can be treated as algebraic equations which can be added, subtracted, multiplied or divided. Okay, तो आपने थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को ऐसे मान के चलना है जिनको आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. ओके, और उन इक्वेशंस पे आप हेस लॉ का यूज कर सकते हो. अब कैसे, सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है हेस लॉ का, दैट इज अब हमने न्यूमेरिकली करने हैं आगे सारे. फर्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की कैलकुलेशन करना. कैसे करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की कैलकुलेशन, इसके लिए हम कुछ एक क्वेश्चन करना शुरू करते हैं. जैसे ये वाला हो गया,
what they are saying, calculate enthalpy of formation of methane from the following data. enthalpy of formation of methane निकालनी है by using this data. ओके अच्छा पहले ये देखें कि enthalpy of formation of methane का मतलब क्या है. हमने enthalpies of different type of reaction पढ़ी है ना. enthalpy of formation का मतलब क्या होता है कि जब आपने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनाना है उस टाइम कितनी हीट निकलेगी या देनी पड़ेगी, या ऐसा बोल लो कितना एंथैल्पी चेंज आएगा, उसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन. और ये जो सब्सटेंस का 1 मोल बनाना है ये आपने जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी एलिमेंटल फॉर्म से बनाना है. जैसे कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन, दे विल गिव मीथेन. इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज क्या आएगा आपको ये निकालना है. जैसे मैंने पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि इस रिएक्शन ये डायरेक्ट एक्चुअल में होता नहीं है. ओके बट फिर भी मान लो थ्योरेटिकली आपने इस रिएक्शन के लिए निकालना हो हीट चेंज कितना आता है, तो वो कैसे निकल सकता है? बाय यूजिंग हेस लॉ. अब कैसे? उन्होंने आपके पास ये वाला डाटा अवेलेबल है. इस डाटा को किसी तरीके से यूज करके आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकाल सकते हो. इसमें ये देखेंगे डाटा कौन कौन सा गिवन है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो इतनी हीट ऑफ रिएक्शन निकलती है. ओके हाइड्रोजन जब हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो 1 मोल ऑफ वाटर जब बनाता है उस टाइम इतना हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है. मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है तो आपके पास इतने मोल इतना हीट ऑफ रिएक्शन है इस रिएक्शन के लिए. ओके और आपके दिमाग में टारगेट रिएक्शन कौन सा है जिसके लिए आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है? कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन इज गोइंग टू गिव मीथेन. ये वाला टारगेट रिएक्शन है आपको. आपने देखना है इन तीनों रिएक्शंस को जोड़ तोड़ के कुछ ऐसा किया जा सकता है कि इन तीनों रिएक्शन से ओवरऑल ये वाला रिएक्शन बनाया जा सके. ओके तो मेरे दिमाग में आया मीथेन मेरे को किस साइड चाहिए? प्रोडक्ट साइड. तो मैं पहले इस रिएक्शन को उल्टा करूं. इस रिएक्शन को उल्टा करने का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू गिव 2 ऑक्सीजन प्लस मीथेन. प्रोडक्ट साइड चाहिए थी ना मेरे को मीथेन, इसलिए मैंने इसको प्रोडक्ट साइड ले आया मैं. ओके इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज कितना होगा? अगर इस रिएक्शन के लिए ये था -890.3, इस रिएक्शन के लिए जब रिएक्शन को इन्वर्ट करो एंथैल्पी चेंज मैग्नीट्यूड वही रहता है, साइन चेंज हो जाता है, इतना है. इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज कितना हुआ ये? ओके सर. हाँ जी बोलो. सर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O भी है. ओ सॉरी 2H2 साथ में यहाँ पे 2H2 भी है ये वाला. ओके तो ये आपके पास इस रिएक्शन को आपने इन्वर्ट करके ये वाली इक्वेशन बना ली और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं बन गया. ओके अब मेरे को दिख रहा है कि ये जो एग्जिस्टिंग इक्वेशन है इसमें से मेरे को एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को 2 से भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा. ओके तो क्या हो जाएगा? चलो पहले इसको ना मैं इस इक्वेशन को उठा के मैं दूसरे पेज पे रखता हूँ, तब हम करते हैं इसको सॉल्व करता हूँ मैं साथ साथ में. ये नोट्स वाला नहीं है अभी, इसको मैं अभी लाइव सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको. नेक्स्ट पेज. ओके तो ये आपका क्वेश्चन है. आपका टारगेट इक्वेशन क्या है? जिस रिएक्शन को आपने लेके आना है टारगेट रिएक्शन कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन टू गिव मीथेन, आपने इसके लिए डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना है. ओके और गिवन क्या क्या है आपको? फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, सेकंड थर्ड ये गिवन है, इनके लिए डाटा गिवन है. इनको यूज करके इन इक्वेशंस का यूज करके आपने ये वाली इक्वेशन बनानी है बाय यूजिंग अलजेब्रा. अब मेरे को दिख रहा है मीथेन प्रोडक्ट साइड है, ये तो पता लग रहा है ना. तो मींस मेरे को इन्वर्ट इक्वेशन 3 को इन्वर्ट करना है. तो क्या किया मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर इज गोइंग टू गिव मीथेन प्लस 2 ऑक्सीजन. इसमें डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? मैंने इन्वर्ट किया तो डेल्टा एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, साइन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, साइन चेंज. ओके किलो जूल पर मोल ये आ गया. ओके उसके बाद अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है. यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा चलूंगा और हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड है, चलो है तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड ही, बट 2 मोल नहीं है. तो मेरे को क्या करना है? मेरे को सेकंड स्टेप में करना है, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया. नहीं ये जो नई इक्वेशन बनी ना ये वाली, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया. नाउ मैं क्या करूंगा?
अब नेक्स्ट स्टेप में करूंगा इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है मैंने। ये इक्वेशन है आपके पास, स्टेट्स में लिख नहीं रहा, वैसे लिखनी चाहिए ओके, बट थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैं यहाँ पे साथ में स्टेट्स को ऐड नहीं कर रहा। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवानी है, और आपको पता है जब इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई होनी है तो उसकी जो एंथैल्पी है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई होनी है। ये हमने रूल किए थे ना एंथैल्पीज के लिए। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2H2 प्लस 4 इज गोइंग टू गिव 2H2O। और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या बना, 2 इंटू माइनस 285.8। ओके, अब इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल लो। अब मेरे को दिख रहा है, और कार्बन भी यहाँ पे देखो, जो आपके टारगेट इक्वेशन है उसमें कार्बन रेक्टेंट साइड है, और जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें कार्बन रेक्टेंट साइड ही है। अब क्या करो आप, 1 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे आप एडिशन कर दो इक्वेशंस की। क्लियर करके देखें 1 प्लस 4 प्लस 5 क्या बनता है। 1 में क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन है। इक्वेशन नंबर 1 में देखो क्या है आपके पास, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है। ओके, उसके बाद 4 में क्या है, 4 में कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट्स में ऐड हो जाएंगे, प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट में ऐड हो जाएंगे। ओके, इक्वेशन नंबर 5 में क्या है, रिएक्टेंट साइड 2H2 प्लस O2। तो ये सारा सम हो गया रिएक्टेंट्स का, क्योंकि आपने ऐड करना है तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट में जुड़ जाएंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में जुड़ जाएंगे। ओके, और साथ में अब प्रोडक्ट साइड क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 में प्रोडक्ट क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इक्वेशन नंबर 4 में क्या था, प्रोडक्ट वाटर। इक्वेशन नंबर नहीं 4 में क्या था, प्रोडक्ट ये है मीथेन प्लस 2O2। इसको थोड़ा सा सही करना है, मीथेन प्लस यहाँ पे आएगा मीथेन प्लस 2O2 प्लस इक्वेशन नंबर जो 5 है, ये है ना इक्वेशन नंबर 5, इसमें आपके पास प्रोडक्ट क्या है, 2H2O। तो आपकी जो इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद इक्वेशन बनी है वो ये है। अब इस इक्वेशन में देखो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि 2H2O 2H2O, रिएक्टेंट में भी 2H2O, प्रोडक्ट में भी 2H2O। इट मींस ये रिएक्ट ही नहीं हो रहे, तो इसको लिखना ही क्यों है, काट दो फिर, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कट गया। उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बन गए थे, और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, ये भी काट दो। बचा क्या, मतलब कार्बन प्लस 2H2 इज गोइंग टू गिव CH3। मतलब इक्वेशन नंबर 1, 4 और 5 को ऐड करने पे आपकी टारगेट इक्वेशन बन रही है ये वाली। अब ये देखें इक्वेशन नंबर 1 के लिए एंथैल्पी चेंज क्या था, जो आपने ऑपरेशन इक्वेशंस के लिए लगाया है वही ऑपरेशन आपने एंथैल्पीज के लिए लगाना है। इक्वेशन नंबर 1 की एंथैल्पी कितनी है, -393.5। ठीक है, यही सेम ऑपरेशन -393.5। इक्वेशन 1 की एंथैल्पी ले ली। इक्वेशन 4 की एंथैल्पी क्या है, 4 की कौन सी थी, ये है 4 इक्वेशन, इसकी एंथैल्पी है +890.3 +890.3। और इक्वेशन नंबर 5 की एंथैल्पी क्या है, ये 2 इंटू माइनस 285.8। एंथैल्पी इसके लिए भी वही ऑपरेशन लगाया, ये जो इसके लिए जो कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी वो इस रिएक्शन की एंथैल्पी है। क्योंकि आपको दिख गया कि जो आपकी रिएक्शंस हैं, ये वाली रिएक्शंस पे ये वाला ऑपरेशन लगाने पे आपकी टारगेट इक्वेशन बनी है। इट मींस जो टारगेट इक्वेशन की एंथैल्पी है वो कौन सी एंथैल्पी आएगी, जब आप एंथैल्पीज पे ये वाला सेम ऑपरेशन लगाओगे, उन उन रिएक्शन की जिन जिन रिएक्शन को यूज करके आपने ये बनाया। ओके, तो इसको यूज कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लें। अब कैलकुलेशन कर रहा हूँ अभी मैं, ये बन गया -393.5 +890.3। 2 को इससे मल्टीप्लाई करनी है, 285.8 इंटू 2, दिस कम्स आउट टू बी, ये माइनस में -571.6। तो इसको अगर सॉल्व करें, ये बनेगा 393.5 890.3, दिस कम्स आउट टू बी -74.8। ये आपका आंसर आ रहा है। मतलब
आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कितनी है 74.8। ओके, अब देखें जरा एक वैसे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, देखो -78.48 आ गई ना, 74.8 आ गई ना। ओके क्लियर, मतलब आपने टारगेट इक्वेशन सोच लेनी है, उसके लिए एंथैल्पी पहले ये देखना है कि गिवन इक्वेशंस को यूज करके ये टारगेट इक्वेशन क्या बनाओगे, कैसे आएगी। ओके, और जो आप गिवन इक्वेशंस के लिए ऑपरेशन लगाओगे वही आपने उनकी एंथैल्पीज पे लगाना है, और जो एंथैल्पी आएगी कैलकुलेट करके दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ द योर टारगेट इक्वेशन जो आपने बनाई है। ओके, सो दिस इज इट। अब जैसे ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2, अब इसको करें। सबसे पहले चलो आप पहले खुद ट्राई करो इसको, है ना अभी। चलो अब सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2, इसमें आपने क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकालनी है। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या है, कौन सी रिएक्शन है, कार्बन प्लस हाफ O2 इज गोइंग टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी निकालनी है ना। ये आपकी टारगेट इक्वेशन है। गिवन इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, ये वाली। अब इसमें बस ये देखना है आपने कि प्रोडक्ट साइड कौन है और रिएक्टेंट साइड कौन है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट साइड है, इट मींस यू हैव टू इन्वर्ट द इक्वेशन 2, इन्वर्ट इक्वेशन 2 सो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट साइड तो आए पहले। तो हमने इक्वेशन 2 को कर दिया इन्वर्ट, करके देखें कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाफ O2 गैसेस। ओके, स्टेट्स नहीं मैं लिख रहा वैसे, वैसे तो मेरे को सभी की लिखनी चाहिए। और इसके लिए डेल्टा एच क्या बन जाएगा फिर इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए जो आपने इसको इन्वर्ट करके बनाई है सेकंड वाली को, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी थी -283, इसके लिए क्या होगी +283 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड ही है, और वो इक्वेशन नंबर 1 में कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड ही दे रखे हैं। ओके, तो इसको ये जो नई इक्वेशन बनी है इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। तो अब मेरे को दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करके देखता हूँ, ये वाली इक्वेशन आ गई है टारगेट वाली कि नहीं अभी तक। मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड करना है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में ऐड कर देना है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2। ये बन गया आपके पास ओवरऑल इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करने पे। अब कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कट गया। ओके, और ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियस है इस एक में से ये हाफ माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा, कार्बन प्लस हाफ O2 इज गोइंग टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब जो आपकी टारगेट इक्वेशन है वो बन गई है, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड करने पे आपकी टारगेट इक्वेशन बन रही है। तो आपने 1 और 3 वाला जो ऑपरेशन लगाया है उससे आपकी टारगेट इक्वेशन बन रही है, इट मींस उनकी एंथैल्पीज पे भी वही वाला ऑपरेशन लगाओ। इक्वेशन नंबर 1 की एंथैल्पी कितनी है, -393.5, और इक्वेशन नंबर 3 की एंथैल्पी कितनी है, +283.283, बस खत्म बात। ओके, इन दोनों की एंथैल्पीज पे भी मैंने वो सेम ऑपरेशन लगाया, तो आपके पास बन गया -1105 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये आपके पास एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि आपने जो ऑपरेशन अलजेब्रिक इक्वेशंस पे लगा के ये वाली टारगेट इक्वेशन बनाई, वही ऑपरेशन आपने उनकी एंथैल्पीज पे लगा के जो आंसर आएगा दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ योर टारगेट इक्वेशन। ओके, तो दिस इज योर एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, एंड इस रिएक्शन को बोलते क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, क्लियर है जी, और एनी डाउट्स। अभी और आगे एप्लीकेशंस हैं हेस लॉ की, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एक एलोट्रोपिक फॉर्म को दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोलते हैं एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। आप एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन की एंथैल्पी को भी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग हेस लॉ। कैसे, इसका भी एक सैंपल प्रॉब्लम है हमारे पास। व्हाट दे आर सेइंग, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड। कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड में कन्वर्ट अगर करना हो तो कितनी एंथैल्पी चेंज आएगी।
ये निकालने को बोल रहे हैं। गिवन दैट एंथैल्पीज ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की कंबस्शन एनर्जी जो है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का मतलब क्या है कि जब 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट बर्न होगा, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है, उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कितनी दे रखी है? 393.5। मतलब इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दे रखी है 393.5। एंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ डायमंड भी दे रखी है क्वेश्चन में, देखो ये वाली डायमंड के लिए क्या दे रखी है? 395.4। 395.4, ओके, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ओके, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब आपके पास टारगेट इक्वेशन कौन सी है? टारगेट इक्वेशन ये है, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड में कन्वर्ट करना इज योर टारगेट। ओके, तो अब ये दो इक्वेशन से आप क्या करोगे, ये वाली इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है तो वो देखोगे। कार्बन ग्रेफाइट आपको चाहिए रिएक्टेंट साइड, तो ये वाली इक्वेशन को तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसा सच रखना है। कार्बन डायमंड आपको चाहिए प्रोडक्ट साइड, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू इन्वर्ट इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड को इन्वर्ट कर दो तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू गिव 1 कार्बन, वेट, 1 कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन। ये नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3 को अगर ऐड करें तो क्या बनता है? 1, इक्वेशन नंबर 1 में रिएक्टेंट क्या है? 1 कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन। और इक्वेशन नंबर 3 में रिएक्टेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट साइड, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और इक्वेशन नंबर 3 में क्या है? कार्बन डायमंड एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन तो सेम ही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम ही है, तो आपके पास ये जो इन दोनों को ओवरऑल जो बना वो क्या बना? 1 कार्बन ग्रेफाइट इज इक्वल टू 1 कार्बन डायमंड। आपकी टारगेट इक्वेशन बन गई। जो आपको रिएक्शंस गिवन थी उनको यूज करके आपने अपने टारगेट इक्वेशन बना ली है। तो आपने उनकी एंथैल्पीज पे क्या क्या चेंज लाया वो देखें। फर्स्ट को आपने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आपने, ये थी आपके पास, उसको इन्वर्ट किया था, नहीं फर्स्ट को इन्वर्ट किया था, नहीं नहीं सेकंड को इन्वर्ट किया था, सेकंड को इन्वर्ट किया था। तो सेकंड के लिए एंथैल्पी की वैल्यू थी 395.4। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड के लिए कितनी होगी? -395.4 किलो जूल पर मोल। ओके, और बाद में इक्वेशन नंबर 1 और थर्ड को ऐड करने पे आपके पास टारगेट इक्वेशन बनी है, तो वही ऑपरेशन आपने उनकी एंथैल्पी पे लगाना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की एंथैल्पी कितनी है? 393.5 प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड की एंथैल्पी कितनी है? -395.4। तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आंसर आ रहा है? -2.1 किलो जूल पर मोल। मतलब ये जो एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन है, इस एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी एनर्जी लगेगी? -2.1 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी लगेगी। ओके, बट यहाँ पे इनकी प्लस आ गई है, ये कैसे भाई? सर आपने 1 को रिवर्स किया है कि 2 को? हाँ सर आपने 2 को इन्वर्स किया ना? हाँ, 2 को इन्वर्ट किया तो इसके लिए यहाँ सर पे तो ये फिर माइनस हो गई। 1.9 आनी चाहिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आएगी 1.9 कैसे आएगी यार, मेरे को समझ नहीं लगी अभी तक भी। सर 395.4 माइनस 393.5 इज इक्वल थ्री 1.9 नाइनटी किलो जूल पर मोल। ओके ठीक है, राउंड ऑफ मैं थोड़ा गलत कर गया था, ये यस। 1.9 आया। और बड़ा कौन सा? नेगेटिव वाला साइन बड़ा है ना, 393, ये नेगेटिव बड़ी है। नो सर, नेगेटिव नहीं पड़ी, ये 395.4 बड़ा, हाँ तो वो ये उसका साइन जो है वही चलेगा फिर, माइनस। उसका तो साइन इसके लिए पॉजिटिव है। -1.9 है, पॉजिटिव कैसे? सर उसका साइन पॉजिटिव है। सर तो आपने इसको उसको इन्वर्स, रिवर्स किया, पहले मैं नेगेटिव थी ना। तो ये पहले नेगेटिव थी ये? नहीं पहले तो पॉजिटिव थी यार। ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे साइन माइनस में थ्री गलती नाइन्टी दे फाइव रखी है। पॉइंट फोर -3 होता है, ये दो शुरू में माइनस वाली हैं, बाद में उनको इन्वर्ट किया है तो इन्वर्ट करके ये पॉजिटिव हो गई है।
क्योंकि कंबस्शन में हमेशा एनर्जी निकलती है ना, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आनी थी। ये उन्होंने साइन नहीं दिया था यहाँ पे, वैसे होती नेगेटिव है क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव थी। उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 2 को उल्टाया था, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे ये पॉजिटिव हुआ। उसके बाद आपने यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये इसका नेगेटिव साइन है, तो ओवरऑल पॉजिटिव वाली बड़ी है, तो आपका आंसर जो है वो आया 1.9 पॉजिटिव में। ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। गॉट इट? ठीक है, आप सोचोगे कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है, मैंने एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को नेगेटिव क्यों लिख दिया। अरे जब भी कोई चीज जलती है, कंबस्टन का मतलब जलना, तो आपने देखा नहीं वो हीट निकलती है, तभी तो जैसे हम सर्दियों में आग सेकते हैं लकड़ी को जला के, क्योंकि वो हीट निकलती है, तो इट मीन वो नेगेटिव है। ऑटोमेटिकली आपने अंडरस्टूड कर लेना है। वैसे भी कार्बन की कोई भी फॉर्म जलेगी उससे हीट निकलती है, जैसे कोयला भी तो कार्बन की फॉर्म ही है। वो बात लगा, तो कोयले में 99% कार्बन होता है, बाकी 1% इम्प्योरिटी भी होती है, इसलिए उसको कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं बोलते। ओके, तो आपके पास ये गिवन है, और आपका टारगेट क्या है, टारगेट इक्वेशन क्या है। उन्होंने बोला है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड। कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड कन्वर्ट करने के लिए क्या एंथैल्पी चेंज आएगा, वो पूछा हुआ उन्होंने। ओके, तो बस आपने इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, इनको यूज करके ये वाला बनाना है रिएक्शन। कार्बन ग्रेफाइट रेक्टेंट साइड है, तो इसको तो कुछ नहीं करना इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 2 डायमंड को उल्टा लेके जाना है प्रोडक्ट साइड, तो इसको इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट इक्वेशन सेकेंड, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू गिव कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन, और उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 395.4 किलो जूल पर मोल। इन्वर्ट हो जानी है ना, क्योंकि इक्वेशन इन्वर्ट करी है, तो आपने जो एच का साइन है उसको इन्वर्ट करना होता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलो। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड कर दो, क्या बनेगा, कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कटा, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कटा, आपकी जो टारगेट इक्वेशन है कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड, ये वाली टारगेट इक्वेशन बन गई जो आपको चाहिए थी। तो ये वाली इक्वेशन लाने के लिए आपने जो गिवन इक्वेशंस हैं उनमें जो जो किया है वही उनकी एंथैल्पीज में करना है। ओके, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड किया है। इक्वेशन नंबर 1 की एंथैल्पी कितनी है, -393.5, और इक्वेशन नंबर 3 की एंथैल्पी कितनी है, ये थे ना इक्वेशन नंबर 3, इसकी एंथैल्पी आप निकाल चुके हो, प्लस 395.4। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा, दिस कम्स आउट टू बी, करें जरा, 395.4 393.5 0.9, और ये आएगा 1। ओके, और बड़ा साइन किसका है, ये इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, तो इसका आएगा प्लस 1.9 किलो जूल पर मोल। तो ये आ गया आपके पास, मतलब कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड कन्वर्ट करना हो तो दैट इज इक्वल टू 1.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कैलकुलेट, सॉरी, द combustion of 1 mole of benzene take place at 298 Kelvin and 1 atmosphere। कंबस्शन ऑफ बेंजीन जो है, 1 मोल बेंजीन की कंबस्शन हो रही है इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे, मतलब ये कहना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट पे कंबस्शन हो रही है बेंजीन की। आफ्टर कंबस्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एंड दिस मच हीट इज लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब होता है हीट निकली, का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव आएगा। ओके, ये जो रिएक्शन हुआ है, ये वाला जो पूरा बोला इन्होंने, उसके डेल्टा एच की जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। आपने क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालना है। ठीक है, और गिवन क्या क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, वाटर गिवन है, कितनी गिवन है, दिस एंड दिस। मतलब कुछ एक रिएक्शन आपको दिए हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, और आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालना है।
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का रिएक्शन क्या होगा, ये बनेगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना अभी लेक्चर के बाद। फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए आपने एंथैल्पी की वैल्यू निकालनी है। और गिवन क्या क्या है आपके पास, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन गिवन है, ये जो पहली लाइन में गिवन था ये सारा क्या गिवन था, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन। ओके, 1 मोल ऑफ बेंजीन के बर्न होने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना वाटर निकलेगा, ये आपने बैलेंस करके खुद ले लेना है। 1 मोल ऑफ बेंजीन फिक्स करना है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 1 मोल ऑफ बेंजीन के लिए बोला है। उस टाइम कितनी हीट निकलेगी, 3267 किलो जाउल। तो ये गिवन है। इस रिएक्शन के लिए हीट गिवन है और क्या क्या गिवन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी गिवन है, कितनी है, -393.5 किलो जूल पर मोल। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिएक्शन क्या होगा, ये वाला होगा। इसके लिए एंथैल्पी कितनी दे रखी है, -393.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी दे रखी है, उसके लिए रिएक्शन कौन सा होगा, ये वाला। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जिसकी फॉर्मेशन की बात कर रहे हो उसका 1 मोल बनाने के लिए क्या रिएक्शन होनी चाहिए वो लिखते हैं, और उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है। ओके, और इसमें टारगेट क्या है, टारगेट है आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की फॉर्मेशन के लिए ये रिएक्शन होना है। तो आपने ये जो 3 रिएक्शन गिवन है इन तीनों को यूज करके ये वाली इक्वेशन बना कैसे बन सकती है वो देखना है। ओके, और मेरे दिमाग में क्या आया, बेंजीन सबसे पहले, अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये इसी से समझा दूंगा। मेरे दिमाग में क्या आया, बेंजीन प्रोडक्ट साइड है, तो मेरे को पहली बात तो इस इक्वेशन को इन्वर्ट करना है। इक्वेशन नंबर 1 को उल्टा दिया मैंने, क्या बन जाएगी, 6CO2 विल प्लस 3H2O विल गिव 15/2O2 प्लस 6C6H6। ओके, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, उल्टी, प्लस में हो जाएगी। ओके, और इक्वेशन भी उलट चुकी है ये वाली। उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट साइड ही है, देखो टारगेट इक्वेशन में, बट कार्बन एक नहीं है 6 है, तो मेरे को इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो एंथैल्पी को भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली हाइड्रोजन 3 है टारगेट इक्वेशन में, तो मेरे को इस इक्वेशन को भी, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और एंथैल्पी को भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, उसके बाद जो इक्वेशन आएगी, ये जो इक्वेशन 1 का इन्वर्टेड फॉर्म और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो नई 3 इक्वेशन बनेगी, जो जो चेंज आपको मैंने अभी बोले वो करने के बाद उनको करके आपने जब ऐड किया, आप देखोगे कि आपके पास ये वाली टारगेट इक्वेशन बन जाएगी। तो इट मींस जो जो ऑपरेशन आपने इन पे लगाए थे इस इक्वेशन को बनाने के लिए, वही एंथैल्पी को पे लगा के एंथैल्पी इसका सम कर दो। ओके, तो आपका उसके बाद आपने ऑपरेशन क्या लगाया होगा, आपने इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया होगा, इसमें ऑपरेशन ये लगा होगा। इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन 1 को उल्टा किया, तभी यहाँ पे माइनस कर दिया। ओके, क्लियर। और वही ऑपरेशन आपने एंथैल्पीज पे लगाना है। 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वो ये है, 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ इक्वेशन नंबर 3 वो ये है। उसके बाद इसकी एंथैल्पी के आगे माइनस साइन आ जाना है क्योंकि इन्वर्ट करना है, माइनस ऑफ दिस एंथैल्पी। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या बनेगा, दिस। तो मतलब आपका ये जो गिवन इक्वेशन है जिसको आपने फाइंड आउट करना था, उसके लिए रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी। ओके, तो ऐसे ही आपके पास ये सारे आगे के आगे एग्जांपल दे रखे हैं। ओके, इन सभी को आप ट्राई कर सकते हो, ये वाले। ओके, अगर आपको डाउट आएंगे तो कल हम डिस्कस करेंगे। ये सारे मैंने एग्जांपल इसी के अकॉर्डिंग उठा रखे हैं, आप इसको खुद ट्राई जरूर करना, जब ये ट्राई करोगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके।